हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की जो सेकंड प्रोसेस है, जो दूसरी विधि है, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी और आज हम कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन की खोज डिस्कवरी जो है वो लेडरबर्ग और टोटम ने 1946 के अंदर एस्चेरिचिया कोलाई ई कोलाई के अंदर की थी। खोज इसकी की है लेडरबर्ग और टोटम ने 1946 में, लेकिन बाद में 1958 में इन्हें बीडल, एक और साइंटिस्ट थे, उनके साथ में इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला 1958 में, लेडरबर्ग, टोटम और साथ में बीडल साइंटिस्ट को। तो अब सबसे पहले ये कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल इनटू अनदर थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। यानी ट्रांसफ़र यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का हो रहा है एक बैक्टीरिया सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर, लेकिन वह एक कॉन्जुगेशन ट्यूब या संयुग्मन नलिका के द्वारा हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा था इस तरह से कोई फिज़िकल जो था आपस में इनमें कोई संरचना नहीं पाई जा गई थी, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन के अंदर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है जिसके द्वारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है। इसको समझने के लिए आगे हमें कुछ टर्म्स पहले हम देखेंगे, क्योंकि वो बार बार हमारे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर रिपीट होंगी। तो सबसे पहले है इसके अंदर मिनिमल मीडियम। मिनिमल मीडियम क्या होता है? अ मीडियम विच सप्लाइज ऑल मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। यानी वह मीडियम, वह माध्यम जो कि एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट किसी भी बैक्टीरिया को इसमें जब रखा जाता है तो वह पूरी करता है, उसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित हैं, तो जो भी इसमें हम बैक्टीरिया रखते हैं वो ग्रो कर लेता है। तो अ मीडियम विच सप्लाइज ऑल मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, वो कहलाता है मिनिमल मीडियम। नेक्स्ट है प्रोटोट्रॉफ। प्रोटोट्रॉफ वह ऑर्गेनिज्म है जो कि इस मिनिमल मीडियम पर ग्रो कर सकते हैं या ग्रो करते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन मिनिमल मीडियम वो प्रोटोट्रॉफ कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सोट्रॉफ। अ म्यूटेंट ऑफ प्रोटोट्रॉफ विच फेल्स टू ग्रो ऑन मिनिमल मीडियम, it becomes deficient in some growth substances like vitamins, proteins और amino acids। यानी कि जब म्यूटेशन किया जाता है, विकिरण किया जाता है प्रोटोट्रॉफ के अंदर कोई चाहे उस एनवायरनमेंट में या उनको एक्सपेरिमेंटली म्यूटेशन किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि ये जो प्रोटोट्रॉफ थे ये उस मिनिमल मीडियम पर ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ग्रोथ सब्सटेंसेस जैसा विटामिन्स और अमीनो एसिड्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण वह मिनिमल मीडियम पर ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, वह ऑक्सोट्रॉफ कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कंप्लीट मीडियम। द मीडियम विच सप्लाइज डेफिशिएंट ग्रोथ सब्सटेंसेस, जिनकी कमी थी अगर वो हम मीडियम में प्रोवाइड कर देते हैं तो वो मीडियम कंप्लीट मीडियम कहलाता है। टेटम by inducing mutation with the help of ultraviolet or X-rays irradiation developed strains of E. coli strain K12 which showed deficiency of some growth factors। टोटम ने म्यूटेशन किया अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज इरेडिएशन के द्वारा, जिससे कि उन्हें ई कोलाई की एक स्ट्रेन प्राप्त हुई जिसका के नाम उन्होंने K12 दिया। और these strains could be used as genetic marker to identify introduction of new characters। जो एक्सपेरिमेंट आगे किए गए वो इसी स्ट्रेन के अंदर किए गए, और यह स्ट्रेन जो थी ये जेनेटिक मार्कर के रूप में काम में ली गई टू आइडेंटिफाई इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैरेक्टर। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ लेडरबर्ग एंड टोटम सजेस्टिंग रिकॉम्बिनेशन इन ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर जो रिकॉम्बिनेशन देखे उसके लिए जो लेडरबर्ग और टोटम ने एक्सपेरिमेंट किया वह इस प्रकार से है
कि इसकी जैसे हमने बोला कि 2 स्ट्रैंड मिली K12 की, तो एक स्ट्रैंड जो थी उसमें वह थी A माइनस, B माइनस, C प्लस और D प्लस, जिसके के अंदर A और B कोई फैक्टर हैं जिनकी कमी थी। और यह स्ट्रैंड जो थी यह स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट और फाज सेंसिटिव थी, SRPS थी, जैसा कि हमने यहाँ डायग्राम में लिखा हुआ है। तो इसको जब अलग से ग्रोथ करवाई गई मिनिमल मीडियम में तो इसकी ग्रोथ नहीं हुई। उसी तरह से दूसरा स्ट्रैंड जो था वह था A प्लस, B प्लस, C माइनस एंड D माइनस, यानी C और D जो ग्रोथ फैक्टर थे उनमें कमी थी। और यह स्ट्रैंड जो थी ये स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव थी और फाज रेजिस्टेंट थी। पहली वाली स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट थी जबकि यह सेंसिटिव थी, पहली वाली फाज सेंसिटिव थी जबकि यह फाज रेजिस्टेंट थी। जब इनको अलग अलग ग्रोथ करवाई गई मिनिमल मीडियम में तो इनकी ग्रोथ नहीं हुई। सेकंड बार उन्होंने क्या किया कि इसके रिकॉम्बिनेंट्स बनाए, यानी इनको एक साथ ग्रोथ करवाई मिनिमल मीडियम में, तो जो रिजल्ट मिले तो इनमें ग्रोथ हुई और कुछ रिकॉम्बिनेंट्स बने जैसे A प्लस, B प्लस, C प्लस और D प्लस। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि इसका प्यूरिफिकेशन किया और ये अलग अलग स्ट्रेन प्राप्त करके उन्हें मिनिमल मीडियम पर ग्रोथ करवाया। और इस ग्रोथ के अंदर इन्होंने एक बार स्ट्रेप्टोमाइसिन मीडियम में ग्रोथ करवाई और दूसरी बार इन्होंने फाज मिक्स्ड मीडियम में ग्रोथ करवाई। तो इसके अंदर जो इन्होंने कॉलोनीज़ मिली तो वह इस प्रकार से थी कि 2 कॉलोनीज़ जो हैं 3 और 4, जैसा कि हम प्लेट में देख रहे हैं, वह डबल रेजिस्टेंट, यानी कि ये डबल रेजिस्टेंट है। 3 और 4 नंबर हमें दोनों तरफ नज़र आ रहा है। तो ये जो थी 3 और 4 कॉलोनीज़ जो हैं ये डबल रेजिस्टेंट हैं, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन मीडियम में भी ग्रोथ कर गई और फाज मिक्स्ड मीडियम में भी ग्रोथ कर गई। लेकिन 6, 7, 8 कॉलोनीज़ जो थी वह डबल सेंसिटिव एज दे डिड नॉट ग्रो ऑन एनी प्लेट। 6, 7, 8 जो थी इसने ग्रोथ नहीं की दोनों ही प्लेट में। तो ये इनके जो रिज़ल्ट थे, तब ये पूरा एक्सप्लेन इसको नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में इन्होंने इसका मैकेनिज्म जो था कॉन्जुगेशन का वह दिया। जो इसका मैकेनिज्म था वह समझाया था लेडरबर्ग ने। हेज और वुलमैन जो साइंटिस्ट थे उनके साथ में मिलकर इसका मैकेनिज्म दिया और इसमें इन्होंने बताया कि यह जेनेटिक एक्सचेंज के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। यहाँ इन्होंने कुछ इंटरप्टेड मैटिंग एक्सपेरिमेंट किए और उससे इन्होंने इसका मैकेनिज्म को समझाया। अब जो मैकेनिज्म है कॉन्जुगेशन का वह इस तरह से है। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म वाज वर्कड आउट बाय लेडरबर्ग, हेज एंड वुलमैन। इन तीनों साइंटिस्ट ने इसका मैकेनिज्म दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ई कोलाई की 2 स्ट्रेन हैं, एक है F प्लस मेल और दूसरी है F माइनस फीमेल। F प्लस मेल जो है उसके अंदर एक फर्टिलिटी फैक्टर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर जो F प्लस मेल है तो उसके अंदर हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो इसके अंदर जो हमने DNA बताया, जो क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो रेड कलर से बताया है और F माइनस फीमेल के अंदर ये ग्रीन कलर से बताया है। तो अब यहाँ क्या होगा कि फर्टिलिटी फैक्टर जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पर सेक्स पिल्लाई भी प्रेजेंट होती हैं। तो एक सेक्स पिल्लाई के द्वारा यह आपस में F प्लस मेल और F माइनस फीमेल जो है ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेती हैं। अब यहाँ पर जो ये फर्टिलिटी फैक्टर था प्रेजेंट उसने रेप्लिकेशन किया और यह ट्रांसफ़र हो गया F माइनस फीमेल में। अब ये F माइनस फीमेल में जब ये ट्रांसफ़र हो गया तो कॉन्जुगेशन ट्यूब टूट जाएगी और ये 2 सेपरेट वापस से बैक्टीरियल सेल्स बन गई हैं। यहाँ पर अब ये F प्लस मेल रहा और दूसरा भी जो F माइनस फीमेल था वह भी F प्लस मेल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी अब फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया था उसका सेक्स चेंज हो गया है, यह भी अब F प्लस मेल की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन जो हुआ है वो F प्लस मेल और F माइनस फीमेल के अंदर हुआ है। F माइनस फीमेल जो है वो F प्लस मेल में चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अब तब कहते जब उसका क्रोमोसोमल मटेरियल जो था
वह अगर एक्सचेंज होता दूसरे वाले फीमेल के अंदर। यहाँ मेल F+ मेल बन गए हैं लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं बना है। तो इसके लिए यहाँ पर और दूसरे रिकॉम्बिनेशंस देखे गए। एक यहाँ पर जो दूसरा एक स्ट्रेन होती है HFR। HFR जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी मेल हैं। हाई फ्रिक्वेंसी मेल जो होता है, यह जो देखा गया, ये HFR नाम जो था ये कोवेलाई द्वारा दिया गया था। यह ट्रू कॉन्जुगेशन होता है जब फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड जिनोफोर के साथ संयुक्त हो जाता है, तो इसे एपिजोम कहते हैं। और F+ सेल को HFR या हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल कहते हैं। इसमें रिकॉम्बिनेशन की संभावना 1000 गुना बढ़ जाती है। जब यह सेल F- सेल के समीप आता है तो HFR सेल सेक्स पिल्लाई द्वारा F- सेल से जुड़ जाता है एवं फिर दोनों के बीच कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। कॉन्जुगेशन ट्यूब के बनते ही जिनोफोर जो HFR सेल का है का रेप्लिकेशन होता है और जिनोफोर F- सेल में जाने लगता है। संपूर्ण जिनोफोर को जाने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन प्रकृति में कुछ व्यवधान के कारण बैक्टीरियल सेल जल्दी ही शीघ्र ही एक दूसरे से पृथक हो जाती है तथा HFR सेल का जिनोफोर का कुछ पार्ट ही F- सेल में जा पाता है। HFR सेल के जिनोफोर का वह भाग जो F- सेल में जाता है एक्सोजिनोट कहलाता है। F- सेल के जिनोफोर का जो होमोलगस पार्ट होगा वह एंडोजिनोट कहलाएगा, क्योंकि यह एक्सोजिनोट जो होता है यह माइग्रेट होकर जब जो माइनस सेल है, फीमेल सेल जो है, F सेल जो है, उसमें अंदर एंटर कर जाएगा और यह होमोलोगस पोर्शन के साथ में फ्यूज़ हो जाएगा। बाद में इसका जो DNA है वह डिग्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से यह कॉन्जुगेशन कंप्लीट हुआ है और इसकी चेकिंग भी इस तरह से की गई कि ये ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि इसको जब मीडियम के अंदर रखा गया, खाली इनको अलग अलग जब मीडियम में रखा गया तो इनमें इस तरह का कोई ग्रोथ नहीं देखी गई। तो यह जो एक्सपेरिमेंट है तो यह कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन करता है। थैंक यू।